दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिहार पुलिस के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट आज कराया जाएगा, जो एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्नों को लिया गया है। बिहार में जितने भी एग्जाम दीजिएगा उसमें न्यू पैटर्न पे पूछ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो कथन और निष्कर्ष पर दे रहा है, ऑनलाइनर क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है, तो उसी आधारित पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी ऋग्वैदिक काल में। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तरदायित्व तो होता था। यह ऋग्वैदिक काल में बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में राजा होता था, उसका पुत्र जो होता था राजा का उत्तरदायित्व होता था, और राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। इसका कथन दोनों असत्य है दोस्तों। नहीं तो राजा के पास शक्ति थी कर वसूलने की, और नहीं राजा का पुत्र उत्तरदायी होता था। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन रॉन्ग है दोस्तों, दोनों कथन जो है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है दोस्तों। अगला सवाल दिया है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, काले और लाल बर्तन, चित्रित घूसर मृद भांड, काले और हरे बर्तन कहते थे। मतलब ये बोलना चाह रहा है दोस्तों कि महापाषाण काल में मृतकों को जिस विशिष्ट बर्तन से दफनाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता है? काले और लाल बर्तन कहा जाता है, बताइए दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। काले और लाल बर्तन होते थे दोस्तों, काले और लाल बर्तन होते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी होगा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। यहाँ पे ए में दिया है, आर बोल रहा है, कारण में बोल रहा है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर अधिकार आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब इसका आंसर बताना है दोस्तों, का दोनों कथन सही है या गलत है, यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे कथन एक में दिया है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारी की नियुक्ति शुरू की। ये कथन सही है दोस्तों, ये वाला कथन जो है ये सही है। यहाँ पे आर में दिया है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों को मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यहाँ पे आर जो है ये भी सत्य है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। दिया है, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उनके सैनिकों ने और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? झेलम नदी के तट पर पहुंचा था, ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था, सतलुज नदी के तट पर पहुंचा था, या सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सिकंदर महान जो है वो ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था, जहां से उनके सैनिकों ने नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी इसका हो जाएगा दोस्तों, ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला सवाल दिया है, बजी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? यहाँ पे दिया है 5 नंबर में कि बजी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? विदेशी और व्यापारी को, महिलाएं, दास और कर्मकार को, युवा राजा और सैनिकों को, पुरोहित और भिक्षु को, किसको बाहर रखा गया था? बताइए दोस्तों।
बज्जी संघ में किन समूहों को बाहर रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पे महिलाएं और महिला को बाहर रखा गया था, महिला और दास एवं कर्मकार को जो है दोस्तों यह सभा में भाग लेने से रोका जाता था। ये लोग भाग नहीं लेते थे उसमें सभा में। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। दिया है बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में दिया है? यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है मजीझम निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, दीघ निकाय में, विनय पिटक में। किस में इसका वर्णन है बताइए दोस्तों बज्जी संघ का? तो बज्जी संघ का जो वर्णन है यहाँ पे ये दीघ निकाय में है। दीघ निकाय में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 7 नंबर सवाल दिया, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में क्या महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां महिलाओं और शूद्रों दोनों को ही वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे अनुमति नहीं थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जो था ये जन्म के आधार पर तय किया जाता था। जन्म के आधार पर इसको तय किया जाता था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दे रहा है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जब महाजनपद जो काल था उस समय हल जो होता था वो लोहे के बनता था। हल का जो फाल था जिसे खेत जुताई होता था वो क्या लोहे से बनता था। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था। उस समय महाजनपद काल में धान का रोपण जो है वो शुरू कर दिया गया था। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे उस समय महाजनपद काल में फाल जो होता था वो लोहे का नहीं होता था दोस्तों, यह लोहे का नहीं होता था। और नहीं उस समय धान की खेती भी नहीं उस समय शुरू किया गया था। धान के खेती भी नहीं शुरू हुआ था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, न तो ये नहीं दो कथन सही है इसका दोनों कथन जो है ये गलत है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गुरी की मृद भांड का प्रयोग किया जाता था या चित्रित घूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था? कांस्य का मृत भांड होता था या लोहे से बना मृत भांड होता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो यहाँ पे जो है महाजनपद काल में अनाज को रखने के लिए जो होता था दोस्तों ये चित्रित घूसर भांड होता था। चित्रित घूसर भांड होता था। घूसर मृद भांड होता था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों इसका। ये चित्रित घूसर मृद भांड जो होता था उसमें रखा जाता था। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह अभिलेख जो था अशोक शासक का उद्देश्य उत्कीर्ण करवाया गया है उस पर। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। अफगानिस्तान से जो प्राप्त कंधार अभिलेख है उसमें अशोक शासक जो अशोक थे उनके आदेश को उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये तो कथन सही है दोस्तों, उस पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, नहीं दोस्तों, इसे ब्राह्मी भाषा में नहीं, इसे यूनानी भाषा में लिखा गया था। यूनानी भाषा में लिखा गया था। और एक भाषा थी इसमें, आरेहिक भाषा ऐसे कुछ करके भाषा थी जिसमें वो लिखा गया था। थोड़ा सा यहाँ अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है दोस्तों कि एक और भाषा थी, मतलब एक तो था यूनानी भाषा, एक और भाषा थी जिसमें लिखा गया था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा केवल एक सही है इसमें दोस्तों, ये दूसरा वाला गलत है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा केवल एक सही है इसमें। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताइए। जन का राजा होता है, जन के बसने की जगह थी, जन का नेता होता था, जनों में प्रतिस्पर्धा व्यक्ति थी। बताइए, यहाँ जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था। तो 11 नंबर सवाल का क्या होगा दोस्तों बताइए आंसर। तो जन का अर्थ होता है दोस्तों कि जहाँ जन के लोग रहते हैं वहाँ उसको जनपद कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। महाजनपदों को उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदों का उद्भव जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुआ था बताइए। 3000 साल पहले हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था, 2000 साल पहले हुआ था, या 3500 साल पहले हुआ था। महाजनपद का उद्भव कब हुआ था बताइए। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए इसका आंसर। यहाँ पे दिया है 3000 साल पहले हुआ था, या 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, या 3500 साल पहले महाजनपद का उद्गम हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाजनपदों का उद्गम जो था यह 2500 साल पहले हुआ था। महाजनपद का उद्गम 2500 साल पहले हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 13 नंबर में दिया है महाजनपदों का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। ये रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 साल पहले हुआ था। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। भारतीय दर्शन की शाखा को उनके संस्थापक से मिलाइए। भारतीय दर्शन है और संस्थापक है, बताइए इसमें जो पहला है वैशेषिक जो है यह किसने लिखा था। एक नंबर है इसका क्या होगा दोस्तों बताइए। योग को किसने लिखा था। और यहाँ पे सांख्य है, इसको किसने लिखा था। और पूर्व मीमांसा को किसने लिखा था दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे जो दिया है 14 नंबर सवाल में भारतीय दर्शन और संस्थापक, तो वैशेषिक जो था इसको कनाद ने लिखा था दोस्तों, कनाद ने लिखा था। तो इसका हो जाएगा डी। और यहाँ पे योग जो है इसे पतंजलि ने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। तो इसका हो जाएगा सी। और 3 नंबर सांख्य जो है इसको किसने लिखा था। तो इसको कपिल ने लिखा था, कपिल ने लिखा था इसको दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे 4 नंबर पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने लिखा था, जैमिनी ने लिखा था। तो एक के डी हो जाएगा दोस्तों। तो एक के डी, तो यहाँ पे सी में नहीं है, ए में डी में नहीं है, दो का सी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा। तो बी में दो का बी दिया है, तो ये कट गया, ए हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको एक दो भी पता होगा तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में अलग अलग दिया है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है।
यहाँ पे दिया है भारतीय दर्शन की शाखा को उनके संस्थापक से मिलाइए। यहाँ पे दोस्तों ये भी सवाल जो है रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला दिया है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। बताइए दोस्तों कौन सा है इसका आंसर होगा। केवल कथन एक सही है, या दो सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको 20 क्वेश्चन डेली 20 मिनट में कोशिश रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए 20 क्वेश्चन का 20 मिनट में डेली दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पाणिनि ने उन्हें संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। ये तो कथन सही है, एक वाला जो है ये सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो ये कथन गलत है दोस्तों। दूसरा जो कथन है ये गलत है, केवल एक सही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक जो है इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बताइए दोस्तों। भगवान जो बुद्ध थे यह ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी। बताइए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। जो पीपल का पेड़ है उसके वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला उपदेश जो है इन्होंने वाराणसी के निकट जो सारनाथ है वहां पे जाके पहला उपदेश दिया था। वाराणसी जो है उसके पास में सारनाथ है, वहीं पे जाकर पहला उपदेश दिया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया है बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा माने लालसा को बताया। क्या यह कथन सही है। उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य जो है तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। मतलब उनका कहना था कि जो मनुष्य जो है वो अपना संयम बनाएगा तो दुख जो है दुख से वह मुक्ति पा सकता है। मतलब लालच नहीं करेगा तो वह सुखी रहेगा, वही कहना चाह रहे थे भगवान बुद्ध। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा माने लालसा को बताया कि आप जितना मोह माया कीजिएगा मोह माया कीजिएगा उतना ही आपको मतलब संसार के मोह माया में फंसते जाइएगा दोस्तों। तो इसी सब मोह माया को देखते हुए उन्होंने घर को त्याग दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े घर से दोस्तों। तो इसका दोनों कथन जो है यह सही है। उन्होंने भगवान बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा माने लालसा को बताया था और उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अपना संयम बना कर रखेगा तो यह तृष्णा माने लालसा या मोह माया से मुक्ति पा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। सी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों जो कथन है ये दोनों सत्य है दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ है। बताइए उपनिषद का अर्थ क्या होता है। सामने बैठना होता है, गुरु के समीप बैठना होता है, भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना होता है, या ज्ञान में श्रेष्ठ होना होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताइए। तो उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ मतलब होता है कि आप अपने गुरु के समीप बैठिए। गुरु के समीप बैठना होता है दोस्तों, गुरु के समीप बैठना। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल देखिए क्या दिया है। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। बताइए दोस्तों। जैमिनी ने की थी, वसुमित्र ने की थी, या पाणिनि ने की थी, या कपिल ने की थी। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
आपको डेली एनसीईआरटी पर आधारित जो है ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है दोस्तों। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होगा जो एनसीईआरटी पे आधारित होगा, न्यू पैटर्न पर आधारित होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 20 नंबर में जो है संस्कृत व्याकरण की रचना जो है यह पाणिनि ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, पाणिनि ने किया था। पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा।